अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान के प्रबुद्ध पाठक मित्र, आचार्य और विचार और प्रगल्भता की दृष्टि से सर्व समावेशक विचार करने वाली आम जनता सभी का हार्दिक स्वागत, समादर। और वर्तमान से जो हमारा संबंध आता है उससे हम किसी भी तरह अपने आप को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि होने वाली प्रत्येक घटना का परिणाम सबके साथ होता है, सबके ऊपर होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न जो आज ज्वलंत बना है वो है जातिवाद। और इस जातिवाद के संदर्भ में हमें अवश्य ही अपने पौराणिक ग्रंथ, अपने मनीषियों के विचार, उनका मार्गदर्शन और वर्तमान समय की व्यवस्था, इस दृष्टि से भी विचार करना अनिवार्य हो जाता है। और ये समसामयिक मुद्दा आज की इस चर्चा में हम उपस्थित करें। भारत में जातियों का विषय अत्यंत संवेदनशील हो चुका है। यद्यपि यह अतीत और वर्तमान का यथार्थ है, आज की संवैधानिक व्यवस्था में भी इसे स्थान प्राप्त है। यह व्यवस्था भी किसी को अगड़ा बनाती है तो किसी को पिछड़ा। किसी की अगड़ी जाति की मान्यता है तो वह पिछड़ी बनने के लिए संघर्ष करता है। कोई पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति बनने की मांग करता है, कोई अनुसूचित जाति से जनजाति बनने की मांग करता है। आज संविधान जातियां बना रहा है और इसलिए स्वाभाविक है कि इस पर कुछ भ्रम हो जाए। यह नहीं कहा जा सकता कि जाति कभी किसी ने योजनापूर्वक बनाई। जातियों का विकास व्यवसाय के अनुसार सहज प्रक्रिया के अंतर्गत होना ही युक्तियुक्त है। वर्ण और जाति दो अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। वर्ण मूल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक है, जबकि जाति उसके विशिष्ट व्यवसाय की सूचक है। वर्ण का उद्भव मनोभौतिक साइकोफिजिकल प्रक्रियाओं पर निर्भर है, जिसे गीता में गुण कर्म विभाग शाह कहा गया। प्रवृत्ति, स्वभाव और कर्म के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार बताए गए और इसके पीछे सत्व, रज और तम के अनुपात को कारण माना गया। गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के स्वभाव कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अर्थात वर्ण का मूलाधार व्यक्ति का स्वभाव और गुण होता है, न कि जाति। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसमें रजोगुण न्यून और तमोगुण न्यूनतम था, जिसके स्वभाव में चिंतन, मनन और बुद्धि में प्रखरता थी, उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण कहने के पीछे भी यह कारण था कि मनुष्य के चिंतन और बौद्धिक सामर्थ्य का उच्चतम बिंदु आत्मस्वरूप का बोध है और वह बोध की पूर्णता ही बृहद धातु से निष्पन्न सर्वव्यापी ब्रह्म है। अतः जो सर्वव्यापी चिंतन, मनन और कर्म में अनुरुक्त है, वह ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, उससे न्यून सत्वगुण और न्यूनतम तमोगुण है, वह क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का मूलभूत गुण उसके अपने शौर्य और पराक्रम से समाज की रक्षा करना या क्षति से बचाना था। क्षतात्रयाति
इति क्षत्रियः। वैश्य जिसमें रजोगुण प्रधान, तमोगुण न्यून और सत्वगुण न्यूनतम होता था, इनका प्रधान स्वभाव और कर्म वाणिज्य का होता था। ये हानि लाभ का विचार चर समाज कर और चर अचर सबका भरण पोषण करते थे। शूद्र जिसमें तमोगुण प्रधान होता था, रजोगुण न्यून और सत्वगुण न्यूनतम होते थे, इनका स्वभाव कर्मशीलता का होता था। यह समाज का आधार स्तंभ उत्पादक वर्ग था। यदि यह गुण और स्वभाव नहीं पाए जाते तो शास्त्रीय आधार पर उस व्यक्ति को उस वर्ण का नहीं कहा जा सकता। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि एक व्यक्ति का एक दिन में ही सत्व, रज और तम के अनुसार चारों वर्णों में अनुवर्तन होता रहता है। कर्म के आधार पर न कोई नीच था और न ही कोई उच्च था। ब्राह्मण के सच्चरित्र, ज्ञान और संयम के कारण समाज में अधिक सम्मान मिलना स्वाभाविक था। लेकिन वैदिक काल में यह सब जन्म आधारित नहीं था। ऐसे भी प्रसंग आते हैं जब कर्मों के कारण ब्राह्मण को अन्य वर्ण और अन्यों को ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया। प्रारंभ में लोगों ने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवसाय का चुनाव किया। कालांतर में गुण और कर्म के तात्विक भाव के स्थान पर वर्गीकरण के मुख्य आधार के रूप में जन्मना जाति को महत्व प्राप्त हो गया। जो जिस कार्य में लगा था उसकी संतानें भी उसी कार्य में लगने लगी। यह किसी के द्वारा आरोपित नहीं, स्वयं स्वीकृत था। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय में लगे रहने के कारण यह कर्मणा से अधिक जन्मना मानी जाने लगी। फिर व्यवसायगत एक विशेष परिवेश और प्रकृति के आधार पर उनकी परंपराएं और रूढ़ियां विकसित हुई। जन्मना जातियों का स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो गया। इसके पीछे ये भी कारण है कि मानव अपने पैतृक जड़ों को एंसेस्ट्रल रूट के प्रति उत्सुक होता है। वह उन्हें याद रखता है और उस स्मृति का विस्तार ही जाति, गोत्र और प्रवर के रूप में प्रकट होता है। और ये हुआ भी। कर्म बदल गया, पेशा बदल गया, लेकिन जाति वही रह गई। जातियों का स्वरूप भी आगे बदलेगा, क्योंकि सामाजिक चेतना के अनुसार उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर व्यवस्थाएं अपने को समायोजित करती ही रहती है। गुण और कर्म को चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन लोक जीवन का सबसे प्रभावी तत्व गुण और कर्म ही होता है। उसे बहुत दिनों तक दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता। चरित्र और संस्कार के स्तर पर निम्नता और श्रेष्ठता एक अलग विषय है, लेकिन जातियों के संदर्भ में ऊंच नीच की भावना मानसिक दुराग्रह है, और इस मानसिक दुराग्रह का विचार हमें विवेक और विचार के आधार पर करना होगा। और यदि हमने अब भी उन यानी जन्मना जाति व्यवस्था को महत्व दिया, तो फिर हमारा दुर्लक्ष्य गुण, स्वभाव, चरित्र इनकी ओर होगा, और जिससे समाज का अधःपतन ही होगा, उससे कोई स्थायी लाभ होना संभव नहीं है। और इसीलिए जातिवाद का प्रसार रोककर स्वभाव गुण के अनुसार अपने अपने वर्ण को, यानी यदि हम पालन करेंगे, अपने अपने वर्ण के अनुसार यदि हम इस विश्वरूप परमात्मा की अपने अपने गुण स्वभाव के द्वारा निरपेक्ष भाव से सेवा करेंगे, तो उससे हमारी भी उन्नति होगी और विश्वरूप परमात्मा भी प्रसन्न होगा। इसका अर्थ यदृच्छा से हमें योगक्षेम प्राप्त होगा और आगे की गति हमारी ऊर्ध्व गति ही होगी। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि हमारे मित्र इस आलेख का सकारात्मक विचार करेंगे और विश्वरूप को जानकर विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव गुण कर्म के अनुसार सेवा में ही रत होंगे। धन्यवाद।
नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।